देखो, एक तो था रोटेशन ऑफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। देख लो एक बार फिर से। रोटेशन ऑफ द अर्थ में क्या है कि जैसे ये, ठीक है, अब ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, और अगर कहीं और देखोगे तो ये और इस तरह हो जाएगा। तो दोनों में रेडियस में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बेटा। यस सर आएगा। यहाँ पे जो रेडियस होगी और यहाँ पे जो रेडियस होगी वो अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो आपकी कितनी है, आर है मान लो, ठीक है ना, कितनी होता है, आर है। ठीक है, तो यहाँ पे आर डैश है। तो इस तरह जो है, देखो ये आर डैश है मान लो, ये आर है इसकी रेडियस, तो ये भी आर ही होगी बेटा, क्यों, आर होगी नहीं होगी। और यहाँ पर अगर ग्रेविटी जो है तुम्हारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पर जी है, इस पॉइंट पर आते आते क्या हो जाएगी, कुछ जी डैश होगी कि नहीं होगी, बोलो। है कि जी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर से अगर देखो तो चेंज हो जाएगी। जबकि डायरेक्टेड ये रहेगी टुवर्ड द सेंटर। डायरेक्टेड इसका डायरेक्शन किधर होगा बेटा, टुवर्ड द सेंटर। तो इस केस में अगर ये लैम्डा एंगल बनाता है, इसको कहते हैं लैम्डा, है ना, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। और यहाँ भी लैम्डा है अगर, यहाँ भी, तो जो जी डैश की जो वैल्यू निकल के आती है, अभी अब उसका डेरिवेशन नहीं है आपके उसमें, ठीक है, और वैसे ही बहुत हट चुका है पहले, सिर्फ फॉर्मूला आप याद रखें कि जी डैश इज इक्वल टू होता है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो यहाँ पे आ जाएगा एम जी, अगर वेट निकालोगे तो एम जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस एम आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है बेटा, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखो बेटा, डैश हो गया जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये आ जाएगा। तो यहाँ आ गया आपका। अब इसमें अगर इक्वेटर पे जाते हो तो लैम्डा 0 होता है बेटा। तो जी डैश की जो वैल्यू आती है वो जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर आती है, कॉस लैम्डा 0, कॉस 0 1 होता है। और अगर पोल पे जाते हो, यहाँ पे ये अर्थ जो है ना, मान लो कि ये इस तरह से, इसका रोटेशन जो है वो ओमेगा है, ओमेगा से घूम रही है, तो ये आ गया। पोल पे जाओगे तो लैम्डा 90 हो जाएगा, तो जी डैश जो है वो जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये होता है। चलो नोट करो यार, अब नोट कर लो चलो जल्दी से। सर ये इसमें ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। हाँ हाँ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है।
निकल गया। लिख लिया। एक मिनट सर। हो गया सर। अच्छा गुड, ठीक है। क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए थे इसके, है ना। और क्वेश्चन भेजने थे, भी भेजता हूँ, आज बैठूंगा क्वेश्चन भेजने। लिखो अब आगे, ठीक है। अब लिखो इसमें, अब बढ़िया टॉपिक आ रहा है, ठीक है। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा। जैसे आपने देखा होगा, हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, याद है ना। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी वहां पे, कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव। याद आया कि नहीं आया कुछ, याद आया कि नहीं आया, बोलो भाई। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। याद आया कि नहीं आया, क्यों भाई। यस सर। आवाज नहीं आ रही है अभी सही से सबकी। क्यों। भाई बताओ भाई, भूल रहे हो कि याद है कि नहीं याद है। यस सर। डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। बताया था कि नहीं बताया था। चलो लिखो। सर हम 5 बच्चे कैसे आएंगे उधर, आप ही इधर देख लो। चलो पहले भी, अभी अभी पहले रुक जाओ एक मिनट, मैं अभी पढ़ लो पहले, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या आ गया, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये आ जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमने पहले पढ़ा था। तो अब देखिए क्या होता है कि इसका मतलब क्या है, कि जितने, और देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो भी कंजर्वेटिव है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कंजर्वेटिव है, और जो है ये आपका क्या नाम है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को जो डिफाइन करते हैं वो हमेशा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइंड होती है, ठीक है। वो उससे डिफाइंड होती है। तो यहाँ पर क्या है कि इस केस में अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए ये m मास की बॉडी है कोई भी, एक मिनट,
ये मान लो हम अर्थ के रेफरेंस में ही देखते हैं, ठीक है ना, ये अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये है आपका सेंटर, इसका मास ME है, इसकी रेडियस R है, ठीक है। ठीक है, इसकी रेडियस R है। एक मिनट बेटा, जरा होल्ड करना जरा सा, एक मिनट। देखो, तो जैसे अब ये रखा हुआ है मान लीजिए यहाँ पर, अब ये आपका है। अब इसके बाद अच्छा, इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख देते थे बेटा, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ F वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि DU इज इक्वल टू माइनस ऑफ F वेक्टर डॉट DR वेक्टर। याद आया कि नहीं याद आया? कुछ बहुत बार पढ़ा है तो ये चीज बार बार, है ना, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? ये चीज बताई भी थी, हमने कहा था बेटा ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अब आपके पीछे पीछे छोड़ेगी नहीं अब आपको। तो ये मान लो कि अगर हमें ये इन्फानाइट पे है, ठीक है, इन्फानाइट पर है, इससे ये इन्फानाइट डिस्टेंस है। अब आप सीधी सी बात है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मान लीजिए कि अगर एक मास हमारा जो है हमारा कहीं पे भी रखा हुआ है, ठीक है, और उसको हमें लाना है, ठीक है, कि भाई अगर हमारे पास में मास हमने रखा हुआ है कि भाई ये ME है, ये अर्थ का मास है, या हम इसको M1 भी मान लें, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, इसका अपना रेडियस R है। लेकिन अगर इन्फिनिटी से आप जो है इसको किसी पॉइंट तक लाना चाह रहे हो, मान लो, ठीक है ना, इन्फिनिटी से क्या करना चाह रहे हो बेटा, इसको किसी पॉइंट तक लाना चाह रहे हो, या आप मान लो कि ये तुम्हारा एक R डिस्टेंस है, इसको मैं R डिस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कि ये R डिस्टेंस है मान लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं इसको R डिस्टेंस से, R मान लो ये कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट P से मैं इसको इन्फिनिटी पे ले जा रहा हूँ, ठीक है ना, कहाँ ले जा रहा हूँ बेटा, पॉइंट P से कहाँ ले जा रहा हूँ, इसको इन्फिनिटी तक ले जा रहा हूँ। तो इन्फिनिटी तक जो है अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो वर्क कितना करना पड़ेगा हमें। देखिए, कहते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कि किसी भी बॉडी को आप कहीं से ला रहे हैं, और ला करके आप अगर उसको असेंबल कर दें, तो असेंबल करने में जो भी वर्क आप करेंगे वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका अगर ये P पॉइंट है और इसको मैं इन्फिनिटी तक लेके जा रहा हूँ, तो इस केस में आप जरा सोचिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। मान लो आप यहाँ से उठा के इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ आप ले तो जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। सुन रहे हो? हैं? हेलो, आवाज चली गई क्या सबकी? मेरे को आवाज आ रही नहीं आ रही? यस सर। हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बॉडी को वो डाउनवर्ड पुल कर रहा है, और आप उसे ले जाना चाह रहे हो ऊपर की तरफ, तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ले जा रहे हो उसको, और ले जा करके उसको असेंबल कर रहे हो। तो जो भी असेंबल करने में आप जो वर्क करेंगे, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल सा होता है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सिंपल यहाँ पर है, इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, दैट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। तो हम जो वर्क डन निकालेंगे उसका नेगेटिव लेंगे, वही नेगेटिव ही उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो अब देखो, अब क्या होगा, आप जरा नोटिस करना इसमें। अब ये है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ से उठाता हूँ इसको,
और इस पॉइंट पे ले आता हूँ, 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 इस पॉइंट, तो हर पॉइंट पे वर्क क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा कि नहीं होगा बताइए, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा, क्योंकि आर बढ़ रहा है, जब आर बढ़ेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम तो यानी ये क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएबल फोर्स हो गया। तो जब भी वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे जरा देख लेते हैं उसको भी। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहां से x डिस्टेंस पर, ठीक है, x डिस्टेंस पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट dx का कट करेंगे, ये, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट, उसको उसको लिमिट करेंगे r से इंफिनिटी तक। देखिए बेटा क्या होगा, देखिए यहां से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, तो सबसे पहले ये देखो कि इस पार्ट जब यहाँ पहुंचोगे तो फोर्स कितना लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, ठीक है, ये अगर O है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल m ले लो कि भाई मैंने यहाँ से स्मॉल m ब्लॉक उठाया और इसको यहाँ पर ले जा रहा हूँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m जो निकलेगा, दिस इज F इज इक्वल टू G me m अपॉन x स्क्वायर इंटू, इसका जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ मतलब अट्रैक्टिव। तो आप ये कह दोगे कि टुवर्ड्स सेंटर। सर ये फिर से समझा दो। फिर से समझ लो, मान लो अर्थ के सरफेस पे तुमने यहाँ पर एक पॉइंट पी पे एक m मास रखा है। अब उस मास को तुम अगर ये मान लो कि चलो तुम्हारी कोई बहुत अच्छी चीज है, तुम्हारी कोई बहुत प्यारी चीज है जिसको तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, अगर तुमसे कोई जबरदस्ती लेके जाए तो क्या करोगे भाई, आसानी से तो नहीं जाने दोगे मुझे, क्यों भाई, हैं, क्या करोगे, रजिस्ट करोगे कि नहीं करोगे। तो रजिस्ट करोगे तो यानी कि अब अगर हमें ले जाना है तो क्या करोगे, जबरदस्ती क्या कहते हैं, खींच के ले जाना पड़ेगा या कैसे भी करके ले जाना पड़ेगा, तो हमें वर्क करना पड़ेगा उसको ले जाना, ठीक है। तो वही यहाँ पर है कि जब आप पी पॉइंट पे कोई मास रखा है उसको आप अगर खींच के ले जाना चाह रहे हो, तो खींच कर ले जाना चाह रहे हो तो भाई उस ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नहीं जाने देगा, वो तो नीचे की तरफ खींचेगा, आप उसके अगेंस्ट ले जाओगे उसको। तो ऐसे केस में क्या होगा, फोर्स हर पॉइंट पर बदलता रहेगा। तो जब हर पॉइंट पर बदलता रहेगा, तो जब पॉइंट पे पॉइंट बदलता जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में हमें वर्क भी हमारा हर पॉइंट पर अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे केस में फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो जब वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, तो फोर्स कितना लगा उस पॉइंट पे, हम एक्स डिस्टेंस पे जाकर के, फिर क्योंकि बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स पे होता है तो हमें फिर वर्क करना पड़ता है, तो वर्क स्मॉल एलिमेंट के लिए करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के एक dx का एलिमेंट ले लिया, और dx का एलिमेंट लिया तो अब देखो, तो पहले हम ये निकालें कि इस पॉइंट पे फोर्स कितना है, तो ये रहा भाई। अब वर्क डन कितना होगा, तो लिखेगा वर्क डन, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force in the displacement, ठीक है। तो dw कितना होगा, आप लिखेंगे f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, dx वेक्टर सॉरी। अच्छा अब मुझे बताओ f और dx में क्या एंगल है, भाई आप डायरेक्शन ऊपर है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ठीक है बेटा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किधर है बेटा, अपवर्ड सेंस में, फोर्स किधर है, डाउनवर्ड सेंस में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया बेटा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया, f dx cos 180, ये हो गया माइनस एफ डी एक्स, ठीक है, माइनस एफ डी एक्स। तो माइनस एफ की जगह
GMEM by x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, ये आ जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट कर लो बेटा, तो GMEM, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, dx by x स्क्वायर। कहां से कहां लिमिट, कहां से है, r से इंफिनिटी तक, यहाँ पे r है ना, और r से इंफिनिटी तक, ये ना, ये डिस्टेंस रही r से इंफिनिटी तक। तो W इक्वल टू आ गया माइनस GMEM, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर का होता है बेटा 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x, कितना होता है, माइनस 1/x। तो कैसे निकलता है देख लो जरा, एक बार जल्दी से बता देता हूँ फिर से। देखो dx by x स्क्वायर को आप लिखोगे x की पावर माइनस 2 dx, और x की पावर माइनस 2 dx का फॉर्मूला होता है x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ये आ जाएगा माइनस x की पावर माइनस 1 या माइनस 1/x। ठीक है बेटा, ये इस तरह निकलेगा, नोट कर लेना चाहते हो। तो ये आ जाएगा GMEM, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये प्लस का हो गया बेटा। तो 1/, पहले अपर लिमिट रखोगे x की जगह, फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे, ठीक है। पहले क्या रखोगे, अपर लिमिट, फिर क्या रखोगे, लोअर लिमिट रखोगे, हैं। तो ये आ गया बेटा 1/∞ माइनस 1/r, तो W आ गया GMEM, ठीक है। माइनस का r, ठीक, ठीक है, वर्क डन इतना आ गया। अब देखो, सिंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो डेल्टा U मतलब UF माइनस UI, तो माइनस W से, तो माइनस का ऑलरेडी है, और ये माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, तो GMEM by R। और UF क्या है बेटा, फाइनली कहाँ पहुंच रहे हो, UF जो है वो इंफिनिटी पर है, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इनिशियल पॉइंट ये रहा, यहाँ पे मान लो U है, ठीक है, तो ये हो गया 0 माइनस U इज इक्वल टू GMEM by R, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा U इज इक्वल टू माइनस GMEM by R, ये डेरिवेशन होता है बेटा, ठीक है, नोट करो, समझ के नोट करिएगा बेटा प्लीज। सर लास्ट में नेगेटिव कहाँ से आया है? ये वाला हाँ अरे माइनस U है ना बेटा, माइनस U नहीं दिख रहा, करो बेटा।
नोट कर लिया आप सबने? हाँ भाई, यस सर। तो बोलते क्यों नहीं? एकदम बिल्कुल चुपचाप शांति से बैठे सो जाते हो क्या? नो सर। फिर चलो लिखो आगे। लिखो इफ द पार्टिकल, अब ये सेम यही केस है, अब तुम्हें एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला तैयार करना है। लिखिए इफ द पार्टिकल, लिखो इफ द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम R1 टू R2, यहां से आपने ऐड करना है, यहां से देखो, यहां से, इस जगह से, ये क्या हो रहा है, इस जगह से देखो, यहां पे लिमिट की जगह R1 से R2 डाल दो बस इसमें। तो इफ द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम R1 टू R2, तो क्या बनेगा U का फॉर्मूला बताइए। चलो जैसे ये U बना ना, जल्दी बताओ, सभी लोग सॉल्व करके बताइए। R1 से R2 करो बेटा। कितना आ रहा है आंसर? चलो मैं लिख देता हूँ, आप लोग कर लेना इसको। इसका फाइनल आंसर आएगा GMEM 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। सर यही आ रहा था। ठीक है, अब इसी में अगर R1 तुम्हारा मान लो सरफेस रेडियस है R, और R2 जो है तुम्हारा अगर R+H है, ठीक है, तो फाइनली U जो आता है वो MGH के बराबर आता है बेटा। ठीक है, UR2 माइनस ये निकालोगे तो वो MGH के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, ये तो एक होता है, ये एक मास को असेंबल करने के लिए बेटा। ठीक है, किसी एक मास को तुम ले जा रहे हो। अब जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक से ज्यादा मास है, मतलब देखो सीधा से समझना है, ये m मास है मान लो। अब इस मास के पास में तुम, ये m मास है, और इससे इसको तुम उठा करके कहीं यहाँ ले जा रहे हो इन्फिनिटी पे, या इन्फिनिटी से इसकी तरफ भी ला सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आया ये जो तुमने अभी निकाला था, -GM1M2, ठीक है, अपॉन R, ये सिंपल फॉर्मूला निकल के आया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इस दो से ज्यादा मासेस हो तो कैसे करा जाएगा। मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ तो लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, है ना, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n पॉइंट मासेस। अगर n पॉइंट मासेस है तो कैसे करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n मासेस, ठीक है। अगर एक से ज्यादा मास रखें तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस केस में क्या करेंगे हम, ठीक है,
इस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पर कि भाई ऐसे केस में मान लो एक M1 है, एक M2 है, एक M3 है, एक M4 है, एक Mn है, ऐसे रखे हुए। तो होता क्या है, इस तरह की इसमें कैसे निकालेंगे आप, इसको कैसे करेंगे? तो बेटा इसमें क्या करते हैं, ऐसे केस में आप टारगेट करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझना, मैं न्यूमेरिकल डायरेक्ट कराऊंगा। इसमें हम ऐसे केस में टारगेट करते हैं, जैसे हमने पहले M1 को टारगेट किया, तो M1 को जब हम टारगेट करेंगे तो इसके पास कौन असेंबल हो जाएगा, M2 जाएगा, M3 जाएगा, M4 जाएगा और Mn जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो हमें अगर मुझे, क्योंकि देखो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसका एडिशन भी क्या होता है, स्केलर होता है बेटा। तो जैसे अगर मैं निकालूंगा इसमें, तो U जो निकलेगा वो निकलेगा -G M1 M2 बाय R1 मान लो, -G M1 M3, क्योंकि अब M1 के पास सब जा रहे हो ना, M1 M3 बाय R2 हो गया मान लो। इसी तरह से माइनस करते करते आपने निकाला -G M1 Mn अपॉन Rn हो गया, ये आ जाएगा। अब ये तो एक आया, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए अगर ये 10 फ्रेंड हैं, ठीक है। अब ये 10 फ्रेंड हैं, अब 10 फ्रेंड में से अगर एक फ्रेंड कोई भी चीज कर रहा है, मान लो कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उसके पास कितने लोग जाएंगे बेटा, 9 लोग जाएंगे ना। कितने लोग जाएंगे, एक तो ऑर्गेनाइजर हो गया ना, बाकी 9 लोग जाएंगे। क्यों भाई, हेलो? यस सर। Yes, sir. है ना, 9 लोग जाएंगे उसके पास में। अब मान लीजिए उसने तो कर दी, तो उसके पास यानी कि ये बने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 9 निकालोगे, नहीं निकालोगे। अब मान लो दूसरे वाले ने किया, अब कितने लोग जाएंगे, अब कितने जाएंगे, बोलो भाई। सर 9। 9, अब भी 9 जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज कॉमन आएगी, जितना वर्क M2 ने, अगर मैं कह दूं कि भाई जितना वर्क एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड के पास जाने में किया था, उतना ही दूसरा वाला पहले वाले के पास आने में करेगा। करेगा कि नहीं करेगा भाई? जितना M2 M1 के पास जाने में करेगा, उतना ही M1 M2 के पास जाने में करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बोलो भाई। आप एक बात बताइए, अगर मैं मान लीजिए किसी के घर जाता हूँ और कोई मेरे घर आता है, उसकी भी पोजीशन फिक्स है, मेरी पोजीशन फिक्स है, तो सारे जो एक्सपेंडिचर है वो ऑलमोस्ट सेम होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। सारे एक्सपेंडिचर क्या होंगे बेटा, सेम होंगे कि नहीं होंगे, चाहे मैं उधर जाऊं चाहे वो इधर आए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है कि यानी कि वो फिर 9 नहीं होंगे, उनको हम काउंट करेंगे 8। तो पहले केस में कितनी पोटेंशियल एनर्जी निकली बेटा, 9। दूसरे केस में कितनी निकलेंगी, 8। थर्ड केस में कितनी हो जाएंगी, 7। फिर कितनी हो जाएंगी, 6। फिर 5 4 3 2 और 1। अब इनको अगर जोड़ दिया जाए तो ये पूरा आंसर तब निकलेगा आकर के, समझे। इन सबको अगर आप जोड़ दें, यानी कि पहले वाले के लिए इस तरह निकला, फिर ऐसे दूसरे वाले के लिए M2 को फिक्स रखेंगे, M2 के पास M1 आएगा, फिर M2 के पास M3 आएगा, फिर M2 के पास ऐसे आएगा, फिर M2 के पास ये, सब निकालते जाइए। तो इस तरह से पूरा फिक्स कर दो अगर इसको, तो इस तरह से केसेस बनेंगे। तो अगर मैं एक क्वेश्चन पे आ रहा हूँ सीधे, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट वैसे बताना न्यूमेरिकल से ही ठीक रहता है। जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट मासेस हैं ऐसे, अब 3 पॉइंट मासेस हैं, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। अब एक बात बताओ मुझे भाई, M1 को अगर हम M2 के पास लेके जाएं या M2 को M1 के पास लेके जाएं, बात तो एक ही होगी, नहीं होगी, बताओ भाई। जितना M1 को पास ले जाने में M2 के पास ले जाने में वर्क करना पड़ेगा, उतना ही वर्क M2 के M1 के पास ले जाने में करना पड़ेगा। तो इसको फिर एक माना जाता है। मैं इसको लिखूंगा कि भाई 1 जा रहा है 2 के पास, U12, 2 जा रहा है 3 के पास, 3 जा रहा है 1 के पास। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई बेटा, टोटल U कितना हो गया, U12 U23, ठीक है, U31। अच्छा, अब इसमें एक चीज नोटिस कर लेना, क्योंकि U2 किसके बराबर है, U21 के बराबर है।
U23 किसके बराबर है? U31 के बराबर है। ठीक है, हैं? U31 किसके बराबर है? U13 के बराबर है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, तो ये आता है बेटा। क्लियर है? तो M1 M2 M3, तो इस तरह से तो यस सर। हाँ, तो ये 3 बार ऐड होगा। तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, आप अप्लाई कर सकते हो कि नंबर ऑफ जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे इतने आते हैं, nn-1/2। आप चाहे रख के देख लो। अगर मास, ये n क्या है? नंबर ऑफ मासेस। तो जैसे 3 मासेस हैं, तो 1 2 3 है, तो 3 रखोगे तो 3 × 3 - 1/2 कितना आया बेटा? ये 3 आएगा कि नहीं आएगा? अगर यहाँ 4 रखोगे तो कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे बताइए? अगर 4 रखते हैं तो कितने बनेंगे? बोलो जल्दी से, हैं? बोलो भाई, तुम लोग बोलते नहीं हो, बस मन करता है तो बंद कर दूं क्लास। यस सर। कितने अरेंजमेंट बनेंगे? सर 3। 3। ठीक है, और अगर 4 रखें तो? अगर n4 है तो? सर पता नहीं। अरे 4 सर रखो ना। 6। 6। पता नहीं बोल रहे हो। जैसे ये है, इसमें कितने मासेस रखे हैं? बताओ इसमें कैसे निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी? अगर पूछी जाए कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी, कैसे निकलेगी बताइए? इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, इसको डी ले लो, मान लो। चलो, डिस्टेंस ये है, कैसे निकलेगी? सर AB+BC नहीं। अरे ए बी डिस्टेंस नहीं होता सर जी, फॉर्मूला ये है GM1 M2/R1। क्या लिखोगे? कैसे दिखाओगे? U12 U23 U31 है, कैसे दिखाओगे यहाँ पर? एक डायग्राम पहले बना के खुद से लिखो पहले, तब समझ में आएगा कि क्या बोलना है तुमको। समझे? ओके सर। बनाओ ना फिर। अरे बता दो भाई, तुम लोग यार, मैं चिल्लाता हूँ तो फिर तुम लोग तुम लोग बताओ कितना आएगा? सर 1 मिनट बस। दिवा कैसे सर 6। बोलो।
बताओ भाई। अरे भाई कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 6। तुमने बोला कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। तो 6 बनेंगे मतलब माइनस GM1M2 बाई A माइनस GM2M3 बाई B माइनस GM3M4 बाई A GM4M1 बाय B माइनस, अब 2 डायगोनल्स के ऐसे और एक ऐसे, टोटल 6 हो गए कि नहीं हो गए? सर डायगोनल्स भी लगेंगी? और क्या, तभी तो 6 बनेंगे। सबको असेंबल करना है भाई। तो ये हो गया √A² + B² माइनस GM2M4 बाय √A² + B²। तो इस तरह निकालते हैं बेटा, समझे? सर ये नहीं समझ में आया क्या क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या है? कितने हो गए? जैसे ट्राइंगल में 3 हो गए, ये और ये। यहाँ कितना हो गया? 6। 1 2 3 4, बाकी 2 कहां से लाओगे? तो एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, हो गया थे? ये होता है। यस सर। ठीक है, तो इसको पढ़ो आज। और इस पे भी जो है, एक तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है, ठीक है, और क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज होगा आगे, तो इसलिए इसको आज पढ़ना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में जब पोटेंशियल पढ़ाएंगे तो दोनों साथ साथ पढ़ाएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना उसको बेटा। ठीक है, जरा एक लोग एंटर कर रहे हैं क्लास में, समझ गए बात को? ओके सर। ये कर लेना आप लोग। सर 1 मिनट कॉपी